कभी सोचा है कि कोई 10 साल पुराना गाना तो हमें शब्द ब शब्द याद रहता है, लेकिन अपना तीसरा जन्मदिन वो तो जैसे कभी हुआ ही नहीं था। हमारी याददाश्त सच में जिंदगी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कुछ पल तो ऐसे हैं जो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं, जबकि शुरुआती कुछ साल वो पूरी तरह से खाली हैं। तो चलिए आज यादों की इसी अनोखी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी अपनी सबसे पहली याद कौन सी है? क्या वो कोई खिलौना है, या कोई चेहरा, या फिर कोई खास दिन? बस यही एक सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है ना ये एक कमाल की बात? किशोरावस्था की यादें अक्सर ऐसी लगती हैं जैसे कल की ही तो बात हो, लेकिन जिंदगी के पहले कुछ साल वो एक कोरे पन्ने की तरह हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग यादों के साथ ऐसा भेदभाव करता क्यों है? तो चलिए कहानी की शुरुआत उसी कोरे पन्ने से करते हैं। जिंदगी के उस हिस्से में चलते हैं जिसे हमारे ही दिमाग ने जैसे पूरी तरह से मिटा दिया है। विज्ञान की दुनिया में इस चीज का एक नाम है चाइल्डहुड एमनीजिया। ये वही वजह है जिसके कारण हम में से ज्यादातर लोगों को अपने जीवन के पहले कुछ साल याद ही नहीं रहते। और हाँ, ये लगभग हर किसी के साथ होता है। हमारी शुरुआती यादों का जो नक्शा है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक का समय कहलाता है एमनेशिया जोन, मतलब यहाँ की यादें लगभग गायब हैं। फिर 3 से 6 साल के बीच कुछ टूटी फूटी बिखरी हुई यादें हो सकती हैं, और 6 साल की उम्र के बाद ही जाकर हमारी जिंदगी की कहानी थोड़ी स्टेबल और लगातार बनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हम सब कुछ नहीं भूलते। हम अपनी एपिसोडिक मेमोरी खो देते हैं, मतलब किसी खास घटना की याद, जैसे दूसरे जन्मदिन की पार्टी। पर हमारी प्रोसीजरल मेमोरी, यानी वो हुनर जो हमने सीखे हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सोचिए, कोई भी चलना या साइकिल चलाना तो नहीं भूलता है ना? ये स्किल्स तो जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो चलिए अब उस कोरे पन्ने को पीछे छोड़ते हैं और जिंदगी की कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, वो दौर जो हमें सबसे साफ साफ याद रहता है। इस कमाल की चीज को रेमिनिसेंस बम्प कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 40 की उम्र के बाद लोगों को अपनी जिंदगी के 15 से 25 साल के बीच का दौर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरह याद आता है। यही वो टाइम है जो हमारी यादों पर सबसे गहरी छाप छोड़ता है। ये लाइफ स्पैन रिट्रीवल कर्व इसी बात को साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि बचपन में यादें कितनी कम हैं, फिर 15 से 25 की उम्र के बीच ये ग्राफ अचानक से आसमान छूता है। यही है वो बम्प, और फिर धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे आने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता है क्या है? म्यूजिक। कभी गौर किया है कि हमें अपनी जवानी के दिनों के गाने ही क्यों सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? रिसर्च बताती है कि ये हमारी पहचान बनने की प्रक्रिया से जुड़ा है। जैसे लड़के अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर थोड़े तेज या विद्रोही संगीत की तरफ खिंचते हैं, वहीं लड़कियां सोशल बॉन्डिंग के लिए पॉप या रोमांटिक म्यूजिक ज्यादा पसंद करती हैं। ये रेमिनिसेंस बम्प ही है जो हमारी म्यूजिक की पसंद को जिंदगी भर के लिए तय कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी याददाश्त ऐसे काम करती ही क्यों है? चाइल्डहुड एमनीशिया और रेमिनिसेंस बम्प के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए समझते हैं। अच्छा, तो हम बचपन की बातें क्यों भूल जाते हैं? इसकी कई वजह हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहली बात, छोटे बच्चों का दिमाग, खास तौर पर याददाश्त बनाने वाला हिस्सा हिपोकैम्पस, उस वक्त पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। दूसरा, उस उम्र में हमारे पास भाषा नहीं होती। शब्दों के बिना किसी याद को कहानी की शक्ल देना बहुत मुश्किल है। और आखिर में उस उम्र में मैं का एहसास नहीं होता। जब तक एक बच्चा खुद को एक अलग इंसान के तौर पर नहीं देखता, तब तक वो अपनी पर्सनल यादें कैसे बना सकता है? तो फिर रेमिनिसेंस बम्प क्यों होता है? वैज्ञानिक इसके लिए कुछ अलग अलग थ्योरीज देते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये जिंदगी के पहली बार वाले एक्सपीरियंसेस का दौर है। पहला प्यार, पहली नौकरी, घर से दूर पहली ट्रिप, ये सब कुछ इतना नया और यादगार होता है कि भूलता ही नहीं। दूसरा नजरिया कहता है कि यही वो वक्त है जब हम अपनी पहचान बना रहे होते हैं कि मैं कौन हूं। और एक तीसरी सोच ये भी है कि ये यादें हमारी संस्कृति की लाइफ स्क्रिप्ट से मेल खाती हैं, मतलब जिंदगी के वो बड़े पड़ाव जैसे ग्रेजुएशन या शादी जिन्हें समाज जरूरी मानता है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, यादों का ये जो नक्शा है ना, ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इस पर हमारी परवरिश और हमारी संस्कृति का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा रोल है।
जैसे न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति में, जहाँ कहानियों और अपने इतिहास को बहुत अहमियत दी जाती है, वहाँ लोगों को अपनी पहली यादें ज्यादा पहले की होती हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन जैसे देशों में पहली यादें थोड़ा देर से बनती हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं वही तय करती है कि हमें कौन सी कहानियां याद रहेंगी। और ये भी उतना ही दिलचस्प है कि बचपन में हमारे माता पिता हमसे कैसे बात करते थे। स्टडीज में पाया गया है कि जिन बच्चों की माएं बीती हुई बातों को ज्यादा डिटेल में और इमोशंस के साथ सुनाती हैं, उन बच्चों की पहली यादें अक्सर ज्यादा पुरानी होती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल सवाल पर दिन भर दिमाग लगाया हो और फिर सुबह उठते ही अचानक उसका जवाब मिल गया हो? ये एक बहुत ही आम अनुभव है और ये इस बात का इशारा है कि रात में हमारे दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही खास चल रहा होता है। नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो नींद की जबरदस्त ताकत का सबूत है। नींद सिर्फ एक डाउन टाइम नहीं है, ये एक एक्टिव, एक पावरफुल प्रोसेस है जो सीखने, याददाश्त बनाने और यहाँ तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो असल में होता क्या है रात में? इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे दिमाग की एक नाइट शिफ्ट चल रही हो। जैसे ही हम सोते हैं, हमारा दिमाग काम पर लग जाता है और दिन भर की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है। अब ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए पहले हमें दो तरह की यादों को समझना होगा। तो देखिए, हमारी यादें मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली है घोषणात्मक स्मृति, मतलब फैक्ट्स और घटनाओं की यादें, जैसे किसी का नाम या कोई जरूरी तारीख। और दूसरी है प्रक्रियात्मक स्मृति, जो स्किल्स से जुड़ी है, जैसे बाइक चलाना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना। अब मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग रात की शिफ्ट में इन दोनों तरह की यादों को संभालने के लिए, समझिए, दो अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को काम पर लगाता है। तो मिलिए इन दो स्पेशलिस्ट से। एक है धीमी लहर नींद या SWS, जो ज़्यादातर रात के पहले हिस्से में होती है। ये हमारे दिमाग के लाइब्रेरियन की तरह काम करती है। ये फैक्ट्स वाली यादों को छांटकर उन्हें फाइल करती है। और फिर रात के दूसरे हिस्से में आती है REM नींद, जो हमारे स्किल कोच जैसी है। ये हमारी स्किल्स वाली यादों को पक्का करती है, जैसे कोई मोटर स्किल जो दिन में सीखी हो। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम, इसे कहते हैं स्मृति समेकन या मेमोरी कंसोलिडेशन। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा दिमाग कच्ची शॉर्ट टर्म यादों को उठाकर उन्हें पक्की लॉन्ग टर्म यादों में बदल देता है। और ये काम सबसे अच्छी तरह से तभी होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इस नाइट शिफ्ट की टू डू लिस्ट में और क्या क्या है? रात बहुत बिजी होती है। दिमाग सिर्फ यादें स्टोर और मजबूती नहीं करता, बल्कि वो गैर जरूरी कनेक्शंस की छटाई भी करता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये एक सफाई सर्विस की तरह भी काम करता है, जो दिन में जमा हुए जहरीले पदार्थों को साफ करता है। इसमें अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन भी शामिल है, जिसका सीधा लिंक अल्जाइमर्स रोग से है। तो ये तो साफ है कि नींद जरूरी है, लेकिन क्या इसकी भी कोई लिमिट है? और यहीं पर हम आते हैं गोल्डीलॉक्स दुविधा पर। मतलब बात सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही मात्रा में सोने की है, ना बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा। तो सवाल यही है कि क्या नींद जैसी अच्छी चीज भी ज्यादा हो सकती है? और रिसर्च बताती है कि इसका जवाब है हाँ, जो कि काफी हैरान करने वाला है। ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। रिसर्च बताती है कि दिमाग के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक स्वीट स्पॉट है, और वो है लगभग 7 से 8 घंटे की नींद। अब हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ज्यादा सोना भी उतना ही बुरा हो सकता है जितना कम सोना। जी हां, 6 घंटे से कम सोने से तो याददाश्त और फोकस में कमी आती ही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 9 घंटे से ज्यादा सोने पर भी परफॉर्मेंस में वैसी ही गिरावट देखी गई। तो दोनों तरफ के खतरे क्या हैं? 6 घंटे से कम नींद का मतलब है फोकस में कमी और यादों का ठीक से स्टोर ना हो पाना। वहीं दूसरी तरफ 9 घंटे से ज्यादा सोने को मेमोरी लॉस और यहां तक कि वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटी से भी जोड़ा गया है, जो दिमाग में घाव की तरह होते हैं और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकते हैं। और ये समस्या कितनी आम है? बहुत ज्यादा आम। अकेले अमेरिका में ही 73% कॉलेज स्टूडेंट्स नींद के दिक्कतों से जूझते हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए सीखना और याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनकी नींद की आदतें ही उनके रास्ते का रोड़ा बन रही हैं। तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हम अपनी नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो आज रात से ही एक तेज दिमाग पाने में मदद कर सकते हैं। ये 8 कदम एक बेहतरीन रोड मैप है। रोज एक ही समय पर सोना और जागना आपकी बॉडी क्लॉक को सेट करता है।
बेडरूम को ठंडा, अंधेरा और शांत रखना नींद के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। और हाँ, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना बहुत ज़रूरी है। शाम को कैफीन और बाहरी खाने से बचना, दिन में एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब गहरी आरामदायक नींद के लिए ज़रूरी हैं। और आखिर में, सोने से पहले एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाने से शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब आराम करने का वक्त हो गया है। और ये सारी मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि जैसा कि इस कोट में बहुत खूबसूरती से बताया गया है, नींद सिर्फ यादों को स्टोर नहीं करती, ये उन्हें एडिट करती है। ये ज़रूरी पैटर्न्स को ढूंढती है और जानकारी का सार निकालती है। ये कोई पैसिव स्टोरेज नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट, एक्टिव प्रोसेस है जो हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो इस विचार के साथ छोड़ते हैं। हम अक्सर सीखने और परफॉर्मेंस को ज़्यादा मेहनत और लंबे घंटों से जोड़ते हैं। पर क्या हो अगर असली चाबी ज़्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि बेहतर आराम करना हो? क्या हो अगर एक अच्छी रात की नींद ही वो सुपर पावर हो जिसकी हम सबको तलाश है? सोचिएगा ज़रूर।